राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम बाल विकास हम क्या देख रहे हैं? हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां देखी थी हमने। अब उनसे जुड़े क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौखिक प्रश्न उत्तर के माध्यम से डेटा संग्रह किस में होता है? तो मौखिक प्रश्न, मौखिक यानी दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर क्वेश्चंस करेंगे और उसका एक व्यक्ति आंसर दे रहा है, एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है, उसके माध्यम से जो डाटा का संग्रह किया जा रहा है वो कौन से मेथड में? तो प्रश्नावली में विधि में मौखिक रूप से नहीं होता। प्रश्नावली में क्या होता है, हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसका आंसर हम निकालते हैं। साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रयोग। तो इंटरव्यू हुई ऐसा मेथड है जिसमें आमने सामने बैठ के क्वेश्चनरी होती है। एक इंसान क्वेश्चंस पूछता है और दूसरा आंसर देता है। तो वो किस में आता है? मौखिक रूप से तो वो आता है साक्षात्कार में। निरीक्षण में तो ऑब्जर्व किया जाता है सीधे बच्चों का, कि खेलते हुए कि बच्चों का निरीक्षण कर लिया या इस क्लास में निरीक्षण कर लिया। प्रयोग में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी कुछ उन पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उनमें कोई क्वेश्चन आंसर का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है कि डाटा को वर्गों में बांटना किस विधि का भाग है? मतलब डाटा है कोई डाट कि हमें पता है कि कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चे तो क्या है होशियार और कुछ बच्चे हैं जो कमजोर हैं। हम उन दोनों को वर्गों में बांटना चाह रहे हैं, तो वो किस विधि में वर्गों में बांटा जाता है? तो निरीक्षण में नहीं बांटा जाता, प्रयोग में भी नहीं बांटा जाता और इंटरव्यू में भी नहीं बांटा जाता। किस में बांटा जाता है? कोटि। कोटि को इंग्लिश में देखो कैटेगरी। तो कैटेगरी से ही समझ जाओगे आप कि कैटेगरी में बांटना, जैसे हम भी अलग अलग कैटेगरी में आते, कोई जनरल में, कोई ओबीसी, कोई एससी एसटी। इस प्रकार ये जो कैटेगरियों में बटा हुआ है, यानी वर्गों में जो बटा हुआ है, वो किस में आता है? कोटि मेथड से बांटा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किसमें होता है? समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन, तो हमने ये बहुत अच्छे से देखा था कि विकासात्मक विधि में होता है। समय के साथ, समय के साथ में व्यवहार में परिवर्तन या विकास में परिवर्तन या विकास में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस के हिसाब से देखा जाता है? समय के हिसाब से। ठीक है। और कालानुक्रमित में क्या होता था कि कालानुक्रमित विधि में हम विकास को समय में बांट देते थे, कि जो भी बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस समय कितना हुआ, उसमें जो हमने बांटा वो आता है कालानुक्रमित में। और समय के साथ जो व्यवहार में या जो विकास में परिवर्तन हो रहा है उसको किस में देखते हैं? वो होता है विकासात्मक विधि में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मानी जाती है? तो ऑब्जेक्टिव विधि कौन सी होगी जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होगी, जिसमें आंसर जो आएगा, जो रिजल्ट निकलेगा, जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मेथड उसमें ही अप्लाई होता है। जैसे हमने देखा है कि हमें कोई क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन दे दिए कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या इसका आंसर होगा। तो ये जो चार ऑप्शन दिए उसमें हमने आंसर पूछा, तो हमें जो एक आंसर होगा उस पर टिक लगाएंगे। जैसे ये क्या ऑब्जेक्ट, ये क्या है? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी हम किसी एक पर आंसर लगाएंगे, हम सभी पे नहीं टिक कर सकते कि ये भी इसका आंसर, ये भी इसका आंसर, ये भी इसका आंसर। मतलब ऑब्जेक्टिव विधि में क्या होता है कि आंसर जो होता है वो पर्टिकुलर फिक्स होता है, कि हम उसमें कोई हमारा भाषण नहीं रख सकते। हमें सीधा सीधा कोई कोई जैसे हमसे ये बोला कि मनोविश्लेषण विधि को एक्सप्लेन करो, तो उसमें हम थ्योरी में उसको भाषण में बता सकते हैं या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें हमें एक्चुअल जो आंसर निकलता है ना वो हमें दिखता है, वो हमें सामने ही दिखता है। अभी जैसे ये, अब इसका जो आंसर होगा वो हम इधर सामने ही दिख जाएगा हमें, हमें कोई लंबी थ्योरी नहीं लगानी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव मेथड किस में होता है? अंतः दर्शन में क्या ऑब्जेक्टिव होगा? अंतः दर्शन में हम खुद के बारे में दर्शन कर रहे हैं। अंतः दर्शन, खुद के बारे में जानना, यानी खुद का अवलोकन करना। तो उसमें तो हम बायस भी हो सकते हैं, हम पक्षपात कर सकते हैं, हम हो सकता है कि जो चीज हम गलत कर रहे हैं उसे हम सही बता दें। तो ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा। मतलब जिसमें पक्षपात नहीं हो सकता वो आता है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में आता है जिसमें पक्षपात हो सकता है, वो आता है सब्जेक्टिव में। तो अंतर्दर्शन, इसमें पक्षपात हो सकता है, इसमें भी पक्षपात हो सकता है निरीक्षण में, कि हो सकता है जो ऑब्जर्वर है वो बच्चों में भेदभाव करें।
तो ये पक्षपात भी संभव है। प्रयोगात्मक में और मनोविश्लेषण में भी पक्षपात हो सकता है कि मन का विश्लेषण करना, यानी अचेतन मन का विश्लेषण किया जाता है मनोविश्लेषण में, तो उसमें भी पक्षपात हो सकता है। हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने मन की जो चीज उसके मन में आ रही है वो उसे पता ही नहीं, कुछ भी पक्षपात तो हो सकता है ना। लेकिन जो प्रयोग हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब कोई एक रूम है जिसमें बैठकर कुछ इक्विपमेंट्स है और बच्चों के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सटीक रिजल्ट आएगा। हम जैसे कोई लैब में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते, कोई टेस्ट करते, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, सटीक आता है, क्योंकि उसके कुछ कुछ विधियां हैं, कुछ उसके साधन है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमेशा प्रयोग किया आएगा, रिजल्ट उसका सही आएगा, यानी उसमें कोई पक्षपात नहीं हो सकता। तो जिसमें पक्षपात नहीं हो सकता वो आता है प्रयोगात्मक विधि। निरीक्षण या अंतर्दर्शन या मनोविश्लेषण विधि नहीं आएगी, जब भी ऑब्जेक्टिव मेथड आएगा तो वो आएगा प्रयोगात्मक विधि। अब देखो कि कथन कारण के हिसाब से इनका आंसर देते हैं। पहला क्या है कि सह संबंधात्मक विधि कारण परिणाम संबंध बताती है। दूसरा क्या है कि इनमें दो चरों के बीच संबंध पाया जाता है। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है? अब ये बोल रहे हैं कि क्या पहला ए व आर दोनों सही है और आर सही एक्सप्लेनेशन देता है, क्या ए सही है क्या? हम देखते हैं इसको वापस कि सह संबंधात्मक विधि मतलब जिसमें क्या को रिलेशन बनता है, रिलेशन बनता है दो चीजों के बीच में, संबंध बनता है। तो सह संबंधात्मक विधि कारण परिणाम स्पष्ट करती है क्या? तो कारण परिणाम कौन स्पष्ट करता है, कौन सी विधि स्पष्ट करती है? वो है प्रयोगात्मक विधि, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके फिर हम उसका कारण को स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन सह संबंध केवल रिलेशन बताता है कि जैसे सर्दी बढ़ी तो आइसक्रीम का खपत बढ़ेगा या बर्फ का खपत बढ़ेगा या अब एसी ज्यादा बिकेगी, सर्दी बढ़ रही है। तो हम इसका कारण केवल एक ही कारण नहीं बता सकते कि एसी बिकने का केवल एक ही रीजन है कि गर्मी हुई। तो इस प्रकार क्या है, जैसे कि आइसक्रीम बिकने का एक ही रीजन केवल गर्मी नहीं हो सकती, कुछ और रीजन भी हो सकता है, तो हम उसका कारण स्पष्ट नहीं कर सकते। तो सह संबंध में कभी कारण स्पष्ट नहीं होता, पर प्रयोगात्मक में कारण स्पष्ट होता है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने अलग अलग परिस्थिति में किया है, अलग अलग लोगों पर प्रयोग किया है, तब जाके हमने उसका रिजल्ट निकाला है, तो वो आता है प्रयोगात्मक में। तो सह संबंध विधि कभी भी कारण परिणाम स्पष्ट नहीं करती, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो इसमें है कि बताती है तो ये गलत हो गया। अब दूसरा रीजन क्या दे रहा है कि इसमें दो चरों के बीच संबंध पाया जाता है, तो सह संबंध में दो चरों के बीच में संबंध तो पाया ही जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब क्या ये इसका सही रीजन है? तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, इसका आंसर बस ये आएगा कि ए गलत है और आर सही है। जब ए सही होता है तब हम इसका रीजन मान सकते हैं कि इसका रीजन ये हो सकता है, पर ए ही गलत है तो हम उसका रीजन बता ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखो कि प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। क्यों वैज्ञानिक विधि क्या होती है? जिसका हमें रिजल्ट सटीक मिलता है, जिसका आंसर सही आता है, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने कोई रिजल्ट निकाला, हम उस पर वापस सेम प्रयोग कर सकते हैं, तो हम प्रयोग करके देखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर हर बार रिजल्ट अलग अलग आ रहा है तो वो वैज्ञानिक विधि नहीं आती। वैज्ञानिक वो आती है जिसका केवल एक ही निश्चित आंसर आएगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हम उसका सॉल्व कर रहे हैं या किसी भी परिस्थिति में हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रयोगात्मक विधि इसलिए वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा इसका रीजन दे रहे हैं कि इसमें चर जो वेरिएबल्स हैं उनको नियंत्रित किया जाता है, तो नियंत्रित वातावरण में ही प्रयोगात्मक विधि होती है। क्यों हम क्या करते हैं, बच्चों को एक नियंत्रित वातावरण देते हैं, फिर हम उन पे प्रयोग कर रहे हैं कि कौन से बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, कि जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं बच्चे वो पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे हैं, या जो मोबाइल नहीं यूज़ में ले रहे हैं वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, किसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने एक रूम था, दो रूम बनाए, जिसमें एक रूम में बच्चों को मोबाइल दे दिया और एक में नहीं दिया। अब उनके मार्क्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर हम क्या देख रहे हैं, हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें वेरिएबल्स को नियंत्रित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है,
और इसका रीजन ये है कि इसमें वेरिएबल्स को नियंत्रित किया जाता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अब पहले पढ़ो कि दोनों सही है, आर सही एक्सप्लेनेशन देता है, या दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ए सही है और आर गलत है, और ए गलत है और आर सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें गलत नहीं लग रहा कि प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है? क्यों? क्योंकि इसमें चर वेरिएबल्स को नियंत्रित किया जाता है, तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं। क्योंकि हम वैज्ञानिक विधि के बारे में बात करें कि वैज्ञानिक विधि क्यों बोला, पर ये वैज्ञानिक विधि के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये तो बोल रहा है कि भाई प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित किया जाता है जो वेरिएबल्स है उनको। तो ये इसका आंसर ही हो जाएगा कि दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के व्यवहार को बिना बताए देख रहा है। ये कौन सी विधि है? बच्चों के व्यवहार को बिना बताए देख रहा है, मतलब उनको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन बिना बताए, बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि उनका ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है। तो वो कौन सा आ जाएगा? अब वो आएगा प्राकृतिक निरीक्षण आएगा, या नियंत्रित निरीक्षण आएगा, या प्राकृतिक, या प्रयोगात्मक, या साक्षात्कार। तो इंटरव्यू में तो हमें सीधा सीधा पता होता है कि वो हमारे सामने बैठ के हमसे क्वेश्चंस पूछा है, तो हमें तो ऑब्जर्व कर ही रहा है। प्रयोगात्मक में प्रयोग हो रहा है, तो प्रयोग भी नियंत्रित वातावरण में हो रहा है, तो बच्चों को पता होता है कि उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ऐसी प्राकृतिक निरीक्षण, नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है जो जिसमें बच्चों को पता नहीं होता, जैसे बच्चे खेल रहे हैं और खेल खेल में उनका ऑब्जर्व कर लिया, क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ाते पढ़ाते उनका ऑब्जर्व कर लिया कि कौन से बच्चे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कौन सा बच्चा ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये किस में आ जाएगा? प्राकृतिक निरीक्षण में। नेक्स्ट देखो कि निम्न में से कौन सी स्थिति में प्रयोगात्मक विधि संभव नहीं है। तो कौन सी स्थिति में प्रयोगात्मक विधि संभव नहीं है? इसे समझो कि स्मृति पर प्रभाव, हम हमारी जो मेमोरी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं क्या? वो मतलब प्रयोगात्मक विधि किसमें संभव नहीं है, तो हम देख लेते किस किस में संभव है, तो जो बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा कि उसमें संभव नहीं है। तो कौन सी स्थिति में प्रयोगात्मक विधि संभव नहीं है? तो मेमोरी का तो हम टेस्ट कर ही सकते हैं प्रयोग से, कि हमने कोई प्रयोग किया, उससे हम देख पा रहे हैं कि इससे उसकी मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे हमने टाइम के पढ़ाई के घंटे बढ़ा के देखा कि अब उनको याद कितना रह रहा है, या कुछ भी। अब तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ सकता है प्रयोगात्मक विधि पे। सीखने का अध्ययन किया जाता है, लेकिन नैतिक कारणों से नियंत्रित न हो सकने वाली स्थिति, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रयोगात्मक विधि का मेन सबसे बड़ा दोष क्या है कि हम उनके जो नैतिक रीजन है ना, जैसे हम हर स्थिति में हर परिस्थिति में बच्चों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं बच्चों पे कि बच्चों को हम मार के या डरा के कोई प्रयोग करना चाह रहे हैं, कि हम देखना चाह रहे हैं कि अब उनके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हम बच्चों को मार रहे हैं या डरा रहे हैं किसी चीज से डरा रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि अब उन बच्चों में क्या क्या अंतर आता है। तो ये चीज क्या नैतिक जो है ना, ये क्या हो गया, ये जो काम हो गया वो अनैतिक हो गया। तो अनैतिक काम पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। हम बच्चों को अगर डरा रहे केवल प्रयोग के लिए, हो सकता है वो जीवन भर उस चीज का डर बैठ गए, तो ये चीज तो गलत है। तो मतलब क्या है कि जो नैतिक कारण है ना, वो उस पर इफेक्ट डालता है कि नैतिक कारणों से नियंत्रित ना हो सकने वाली स्थिति, कि हम इस पे नैतिक रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। हम नैतिकता को हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज में, प्रयोगात्मक विधि में। नेक्स्ट देखो कि यदि शोधकर्ता स्वयं को अध्ययन का विषय बना ले तो कौन सी विधि होगी? स्वयं को अध्ययन का विषय बना ले, खुद पे अध्ययन कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो सेल्फ स्टडी किस में होती है? निरीक्षण में तो हम दूसरों पे करते हैं, अंतर्दर्शन में हम खुद पे करते हैं। प्रयोगात्मक भी अलग होता है, केस स्टडी भी दूसरों पे होती है। तो खुद पर स्टडी, अंतर्दर्शन, स्वयं को अध्ययन का विषय, खुद को अध्ययन का विषय, खुद पर स्टडी करना, इसमें आ जाएगा अंतर्दर्शन में। नेक्स्ट देखो, एक शोध में पहले सर्वे किया गया फिर उसी समूह पर प्रयोग किया गया, यह क्या दर्शाता है? पहले क्या हुआ? पहले
एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या हुआ, पहले सर्वे हुआ, सर्वे के बाद फिर उसी ग्रुप पे क्या हुआ, प्रयोग हुआ, यानी एक्सपेरिमेंट हुआ। तो केवल सर्वे तो आएगा नहीं इसमें, केवल प्रयोग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्वे भी हो रहा है प्रयोग भी हो रहा है। तो ये क्या, मिश्रित विधि, सह संबंध का रोल नहीं है, यानी सर्वेक्षण भी हो रहा है, यानी सर्वे भी किया जा रहा है और प्रयोग भी किया जा रहा है। पहले सर्वे किया, फिर उन्हीं ग्रुप पे प्रयोग करके देखा किसी चीज का, तो ये क्या, मिश्रित विधि। नेक्स्ट देखो कि व्यवहार का अध्ययन प्राकृतिक वातावरण में किया गया पर कुछ परिस्थितियां नियंत्रित। तो यह किसका उदाहरण है, अब क्या कर रहे हैं, बच्चे का व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल वातावरण है, मतलब एनवायरनमेंट क्या है, एकदम नेचुरल है, लेकिन कुछ परिस्थितियां नियंत्रित है, कुछ वेरिएबल्स क्या है जिनको कंट्रोल किया गया है, कि हो सकता है उन बच्चों को, जैसे जो बच्चे हैं उनका जो वातावरण है, या कोई रूम चेंज कर दिया है, कुछ इक्विपमेंट्स दे दिए, तो ये किस में आएगा। तो शुद्ध निरीक्षण तो क्या होता है, जिसमें हम नेचुरली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी हम कोई कंट्रोल वातावरण नहीं है, हम जो खेल रहे हैं बच्चे उन्हीं का ऑब्जर्व कर रहे हैं। शुद्ध प्रयोग क्या होता, कि हम सारी जो परिस्थिति है ना उन पर नियंत्रण कर रखा है, तो शुद्ध प्रयोग हो जाता, पर कुछ परिस्थिति पे ही नियंत्रण कर रखा है, तो ये क्या होगा, अर्ध प्रयोगात्मक, केस स्टडी भी नहीं होगा। अर्ध यानी आधा प्रयोग है और आधा ऑब्जर्वेशन, दोनों का मिक्स रूप चल रहा है ये। नेक्स्ट देखो कि निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक सब्जेक्टिव डेटा देती है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में हमने अंतर देखा था। ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है, जिसमें जिस विधि में पक्षपात संभव नहीं है, कि बिना पक्षपात के जो विधि अप्लाई हो रही है वो आता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में आता है जिसमें पक्षपात संभव है। तो पक्षपात कौन सी विधि में संभव हो सकता है, प्रयोग में संभव नहीं हो सकता, प्रमाणमिति साइकोमेटिक में नहीं हो सकता, तो अंतः दर्शन, हम खुद का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें हम पक्षपात कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, अंतः दर्शन। सर्वेक्षण सर्वे में भी पक्षपात नहीं हो सकता, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, अंतः दर्शन। अब लॉन्गिट्यूशनल और क्रॉस सेक्शनल में मुख्य अंतर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि लॉन्गिट्यूशनल और क्रॉस सेक्शनल में मेनली अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो लॉन्गिट्यूशनल क्या होता है, कि जिसमें हम एक ही बच्चे पर बहुत बहुत सालों से, जैसे जैसे सनी है, उस पर हमने, वो 1 साल का था तब हमने उस पर ऑब्जर्वेशन किया, कुछ हमने उसका क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, या उसका ऑब्जर्व किया किसी चीज को, फिर दूसरे साल का था जब, फिर 5 साल का हुआ, फिर 10 साल का हुआ, तो हम अलग अलग टाइम पर उसका उसका क्या कर रहे हैं, हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इसका किस प्रकार से विकास चेंज हो रहा है, या किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये, या जैसे कोई ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है और हम देखना चाह रहे हैं कि उसका अलग अलग एज में उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या देखा, अलग अलग टाइम पे हमने उसका डिफरेंस देखा। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, कि हमने बहुत सारे बच्चे ले लिए, जैसे सन्नी है, श्याम है, राम है और दीपक है, ठीक है, हमने 4 बच्चे ले लिए। अब इन चारों का हम एक ही टाइम पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, चारों का एक ही टाइम पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल में। जैसे हमने जब ये 5 साल के थे तब हमने इनका ऑब्जर्व किया कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो इन ये जो दोनों मेथड है ना, तो इसमें क्या है, मुख्य अंतर क्या होगा, कि डाटा डाटा का प्रकार में नहीं, समय का आयाम सबसे ज्यादा रोल को निभा रहा है, टाइम, तो समय का आयाम ये इनका मुख्य अंतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि कोई टेस्ट विश्वसनीय यानी रिलायबल है पर वैध वैलिड नहीं, तो क्या होगा, मतलब विश्वसनीय तो है वो टेस्ट, लेकिन वैध नहीं है, रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, तो ये क्या होगा, जैसे कि एक घड़ी है, वो सही टाइम देती है, वो विश्वसनीय, हम घड़ी पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों वो घड़ी टूटी हुई है, अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या सही आएगा, मतलब वो विश्वसनीय तो है घड़ी, लेकिन वो टूटी हुई है, तो इसका क्या आंसर आएगा, कि सही माप देगा,
तो वो क्या सही रिजल्ट देगा? गलत चीज को सही तरीके से मापेगा। अब वो चीज क्या होगा कि वो गलत चीज है तो मतलब विश्वसनीय है घड़ी, लेकिन क्या है, वैध नहीं, वैलिड नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, गलत चीज को क्या कर रहा है, सही तरीके से माप रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुछ नहीं मापेगा, ये भी गलत, हमेशा सही होगा, ये भी गलत। मतलब अगर कोई टेस्ट है वो विश्वसनीय है, जो भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अगर रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है, तो वो क्या आएगा, किस में आएगा, तो क्या होगा कि गलत चीज को सही तरीके से मापेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि हाउथ्रोन इफेक्ट किससे संबंधित है। अब इस इफेक्ट को समझो कि हाउथ्रोन इफेक्ट क्या होता है। मतलब कि व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव क्योंकि वह देखा जा रहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा है, बच्चे को पता है कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बच्चे को पता है कि उसका क्या हो रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उसका जो व्यवहार में कुछ चेंजेस आ जाते हैं ना, कि जैसे हम बच्चे का ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे पता है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बच्चे में थोड़ा क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, वो अपने आप को सही दिखाने लग जाता है कि वो मुझे देख रहा है या टीचर मुझे देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन मुझे देख रहा है, तो वो थोड़ा सही से बिहेव करने लग जाता है, उसके जो नेचुरल जो उसका बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस दिखने लग जाते हैं। वो क्या कहलाता है, वो होता है हाउथ्रोन इफेक्ट। मतलब जिसमें क्या होता है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई प्रयोग किया, उसमें हमने बच्चों को अलग रूम में रखा, तो बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, तो घबराने की वजह से भी उनमें क्या हो जाता है, उनका जो नेचुरल रिएक्शंस है या जो उनका नेचुरल जो बिहेवियर है उसमें क्या दिखने लग जाता है, चेंज दिखने लग जाता है। वो इफेक्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाउथ्रोन इफेक्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव क्योंकि वह देखा जा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसे पता है, तो उसके व्यवहार में क्या चेंज दिख रहा है। नेक्स्ट देखो कि यदि दो चरों में उच्च सहसंबंधता है तो इसका सही निष्कर्ष क्या होगा। अगर उच्च सहसंबंधता है तो सही निष्कर्ष क्या होगा। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि एक दूसरे का कारण है। अगर उच्च सहसंबंध है तो क्या है, दोनों एक दूसरे का कारण है, संबंध है पर कारण आवश्यक नहीं, दोनों समान है, कोई संबंध नहीं। तो हमें पता है कि सहसंबंध यानी सहसंबंधात्मक विधि क्या होती है, जिसमें दोनों में रिलेशन होता है पर कारण नहीं होता। कारण आ जाएगा, कॉज और इफेक्ट आ जाएगा, तो वो जाएगा प्रयोगात्मक विधि में। तो इसका आंसर क्या आएगा कि दोनों में संबंध है पर कारण आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर देख लिया। नेक्स्ट देखो कि निम्न में से कौन सी विधि पूर्वानुमान प्रिडिक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रिडिक्ट किस में कर सकते हैं, जिसमें हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हम उसको समझ रहे हैं कि अगर ये बच्चा इस एज में ये चीज कर रहा है तो बड़ा जाके बड़ा होता होता वो ये काम करेगा, या वो अगर जैसे अभी चोरी कर रहा है तो बड़ा होता होता तो वो तो और गलत काम करने लग जाएगा। अभी इतने घंटे पढ़ाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बच्चा क्या करेगा, आगे जाके अच्छे नंबर लेके आएगा या कुछ अच्छी जॉब करेगा। तो ये किस में आ जाएगा, केस स्टडी में नहीं होता। केस स्टडी में तो हम एक ही बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, हम उसके जो बिहेवियर है उसमें जो चेंजेस है या फिर जो जो अननेचुरल बिहेवियर है या जो असामान्य व्यवहार है जो होना नहीं चाहिए, तो उसका हम ऑब्जर्व कर रहे हैं केस स्टडी में। अंतर्दर्शन में हम खुद ही का अध्ययन कर रहे हैं, तो पूर्वानुमान की बात नहीं। ऐतिहासिक में मतलब हम उसके इतिहास को जानना चाह रहे हैं। सहसंबंधात्मक विधि आता है जिसमें क्या आता है, पूर्वानुमान, यानी हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि जैसे वो बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है डेली तो नंबर भी अच्छे आएंगे, अगर 2 घंटे ही पढ़ रहा है तो नंबर भी कम आएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें रिलेशन निकाल पा रहे हैं, हम उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि बच्चा इस हिसाब से काम कर रहा है। जैसे गर्मी बढ़ रही है तो अब क्या होगा, एसी की सेलिंग बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ रही है या सर्दी बढ़ रही है तो अब क्या होगा, हीटर की सेलिंग बढ़ जाएगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम पूर्वानुमान लगा पा रहे हैं, हम प्रिडिक्शन लगा पा रहे हैं। तो वो आता है सहसंबंधात्मक में। नेक्स्ट है कि बच्चों में अंगूठा चूसना व जीभ चाटने जैसी आदि का निम्न कारण है, इन क्रियाओं का कारण क्या है। जैसे हम भी बहुत सी बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने दांतों को खाते रहते हैं, नाखूनों को खाते रहते हैं, या कुछ और अलग से ऐसे रिएक्शंस देने लग जाते हैं।
या अंगूठा चूसने लग जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं होता है। तो ये कब होता है? जब उनमें क्या हो जाता है, खुशी में तो ऐसा काम नहीं होता। नेचुरल नेचुरल भी हो सकता है किसी में, लेकिन कि जब ये क्या है, निम्न, इनके पीछे मेन जो कारण क्या होगा, साइकोलॉजी के हिसाब से हम देखेंगे कि प्रशिक्षण ऐसा तो कोई भी नहीं सिखाते कि भाई ये चीज काम करो, ऐसा काम करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइटी या चिंता। चिंता में हम सबसे ज्यादा, जैसे हम कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, और कोई एग्जाम देते देखते हमारे साथ क्या होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम क्या नाखून को तोड़े जा रहे हैं, हम उसका आंसर निकाले जा रहे हैं, हम याद करने के लिए नाखून तोड़ रहे हैं, या हम अंगूठा मुंह में ले रखे, मतलब अलग अलग रिएक्शंस होने लग जाते हैं बहुत से लोगों के। तो ये कब होता है? एंजाइटी में। नेक्स्ट देखो कि निम्न में से जो व्यक्ति निरीक्षण की विधि, जो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है, तो इनमें से व्यक्तित्व का निरीक्षण की विधि कौन सी नहीं है, वो देखते हैं। निरीक्षण, तो ऑब्वियसली निरीक्षण विधि होगी। भ्रमण, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार, अनुत्तरित। तो इंटरव्यू से भी हम व्यक्ति का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व का निरीक्षण कर रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। शारीरिक परीक्षण से भी कर रहे हैं, लेकिन भ्रमण से नहीं होता। भ्रमण कोई विधि नहीं है व्यक्तित्व निरीक्षण की। नेक्स्ट देखो कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है। तो मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस विधि के जो फाउंडर है वो कौन है? तो वो है फ्राइड। ठीक है, जिन्होंने मन के अलग अलग प्रकार दिए थे। नेक्स्ट देखो कि जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है। क्या हो रहा है कि तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनका निर्धारण किया जा रहा है और उनको संख्यात्मक का सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो वो किस मेथड में आएगा, इसे समझो। पहला क्या? आत्मकथा, आत्म ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या हो रहा है कि वो खुद ही के बारे में बातें कर रहा है, खुद के बारे में बता रहा है, वो आता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, व्यक्ति इतिहास यानी केस हिस्ट्री, यानी कोई व्यक्ति है, उसका क्या किया हमने, उस पर फैक्ट्स निकाले और उनका उसके बारे में स्टडी करी। समाज मिति, साइकोमेट्रिक और निर्धारण मान। तो मेजरमेंट ही आता है जिसमें क्या संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। फिर हमने तथ्य फैक्ट्स लिए, उनको संख्यात्मक रूप से क्या किया हमने, उनको व्यक्त किया, वो आता है मेजरमेंट में। समाज मिति में भी नहीं आता, संख्या का रोल इनमें किसी में नहीं आएगा, केवल निर्धारण मान में आएगा। नेक्स्ट है कि विचार, प्रेरणाएं, आवेग। तो आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्धारण करती है। विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती है। तो अब देखो, विचार ये किस में होता है, ये हमारे चेतन मन में होता है या अर्ध चेतन या अचेतन में, या सभी में होता है। तो विचार जो होती है हमारी प्रेरणाएं, या जैसे क्या कहते हैं मोटिवेशन, और आवेग जिसे क्या कहते हैं इम्पल्सन, और इच्छाएं डिजायर, ये किस में आते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे चेतन मन में आएंगे, या अर्ध चेतन या अचेतन में, किस में आएंगे ये। तो ये आते हैं अचेतन। जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती है, जो हमारे प्रेरणाएं या विचार होते हैं, वो सब किस में चल जाते हैं, अचेतन मन में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। मतलब विद्यालय से पलायन यानी उसने क्या किया, उसने ड्रॉप आउट कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, तो वो किस मेथड से हम जानने चाहेंगे
केस स्टडी, प्रश्नावली, सर्वेक्षण या प्रयोगात्मक। तो इसमें क्या होगा, हम बच्चे पर केस स्टडी करेंगे, यानी हम उसका पास्ट, उसके अलग अलग जैसे फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं या उसके टीचर्स हैं, सबसे बात करेंगे कि उसके पीछे का रीज़न क्या रहा होगा। तो उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि उसका मेनली रीज़न क्या था, तो वो आता है केस स्टडी में। नेक्स्ट देखो कि वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मेथड्स में कौन कौन से प्रयोग शामिल है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जिसका क्या होगा, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों में आएगा निरीक्षण पद्धति, प्रश्नावली, प्रयोगात्मक, व सभी इसमें वस्तुनिष्ठ मेथड्स में आ जाएंगे। हम खुद से निरीक्षण कर रहे हैं और एक प्रश्नावली क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या आता है, ये सारी आती है वस्तुनिष्ठ विधियों में। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने इसकी कुछ विधियां देखी। अब नेक्स्ट क्लास से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।